जहां देश की आत्मा रचती बसती है, जिस जगह पर देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है, वहां का इतिहास तो पुराना है ही। उस संसद भवन की बुनियाद भी 100 साल पुरानी है। अपनी उम्र की सीमा पूरी करने के बाद भी ये शान से उतनी ही मजबूती के साथ संसद की गौरव गाथा को बयां कर रहा है। और इससे जुड़ी कई ऐसी यादें और रोचक कहानियां हैं जिसे जाने बिना शायद संसद और संसद भवन का सफर अधूरा है। आज हम आपको संसद से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातों से रूबरू कराएंगे जिनसे अब तक आप अनजान होंगे। जिस वक्त देश में आजादी का आंदोलन परवान चढ़ रहा था, उसी वक्त अंग्रेजी हुकूमत दिल्ली में हाउस ऑफ पार्लियामेंट का निर्माण कर रही थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने के इरादे से इस इमारत का निर्माण शुरू कराया था, ताकि प्रशासनिक ढांचे का एक ही बिल्डिंग से संचालन किया जा सके। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 12 फरवरी 1921 को इस बिल्डिंग की नींव रखी थी। इस जगह को दिल्ली का दिल माना जाता था, इसीलिए अंग्रेजों ने इस जगह को चुना था। यहां से चंद मीटर की दूरी पर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दोनों मौजूद हैं। देश जब आजाद हुआ तो संविधान सभा ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसे भारतीय संसद का रूप दिया गया। तो मैं आपको बताता चलूं कि वो स्थान है, वो बिल्डिंग है जहाँ पे भारत के वर्तमान के संविधान की जो है नींव रखी गई, उसकी रूपरेखा, उसकी प्रारूप इसी बिल्डिंग में तैयार किया गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ये भारत का एक पूर्णकालिक संसद भवन के रूप में ये इसने कार्य करना शुरू किया। इस संसदीय भवन में एक सेंट्रल हॉल जो है, केंद्रीय सभागार, एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे भारत देश से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस, चर्चा और ऐसे बहुत सारे कानून पास हुए जो भारत आगामी 70-75 वर्ष के भारत का इतिहास में और भारत के विकास में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। संसद भवन के बाहर 144 स्तंभ बनाए गए हैं। ये करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। खास बात यह है कि भवन की डिजाइन नींव डलने से करीब 10 साल पहले ही तैयार कर ली गई थी। इसकी डिजाइन ब्रिटेन के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। भारतीय संसद दुनिया के उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है। इसके हर कोने में देश की पुरातन संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। संसद भवन को स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया है, जिसे इंडो सरेसेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला के प्रभाव के साथ भारतीय और इस्लामी स्थापत्य परंपराओं के तत्वों को जोड़ता है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गया था। उस वक्त भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे। उन्हीं का शासन चलता था, लिहाजा लॉर्ड इरविन ने ही साल 18 जनवरी 1927 को इस भवन का उद्घाटन किया था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। 1921 में ड्यूक ऑफ आर्थर उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम थी। और उसके बाद 1927 में ये जो वर्तमान की जो संसद भवन है उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसका उद्घाटन उस तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। और अपने उद्घाटन के बाद से ही ये बिल्डिंग जो है भारत के उस समय के तत्कालीन शासन व्यवस्था का मूल केंद्र था। आप इसको पावर हाउस भी कह सकते हैं, इंडिया का पावर सेंटर भी कह सकते हैं। और उसके साथ ही आप देखिए विभिन्न इमारतें उससे जुड़ी हुई हैं। इंडिया गेट, आपका जो वर्तमान का किंग्सवे है, आज राजपथ, अब अभी उसको वर्तमान में कर्तव्य पथ के नाम से नए तरीके से उसको मॉडिफाई किया गया है, उसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए। जगह की कमी के चलते संसद भवन में कई चीजें बाद में भी जोड़ी गई थी। साल 1956 में इस बिल्डिंग में 2 नई मंजिलें बनाई गई। बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल भव्य और आकर्षक है। बगीचा और फव्वारे यहाँ के खास आकर्षण हैं। बाद में एक संग्रहालय भी बना और एक पुस्तकालय भी बनाया गया। उस दौर में संसद भवन का निर्माण 6 साल में करीब 83 लाख रुपए में हुआ था।
आपको जानकर अचरज होगा कि नई दिल्ली की शुरुआती प्लानिंग में संसद भवन की कल्पना नहीं की गई थी। 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने का फैसला हुआ और इसके लिए दिल्ली में शाही और आलीशान बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो इसके लिए रायसीना हिल्स इलाके का चयन किया गया और शहर को नई दिल्ली का नाम दिया गया। इसका लेआउट आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वायसराय निवास यानी आज का राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, इंडिया गेट और कई दूसरी इमारतों की रूपरेखा लुटियंस ने ही तैयार की थी, लेकिन संसद भवन जैसी कोई इमारत इस प्लानिंग में शामिल नहीं थी। बाद में इसके लिए जगह तैयार की गई। इमारत की डिजाइन दो साथियों की तकरार का सबब बनी। मुख्य वास्तुकार हर्बर्ट बेकर का प्रस्ताव था कि संसद त्रिकोणीय हो। वो चाहते थे कि सेंट्रल हॉल के ऊपर एक गुंबद हो, लेकिन उनके साथी एडविन लुटियन का विचार इससे अलग था। उन्होंने वृत्ताकार इमारत का नक्शा बनाया, जो बाद में काफी सलाह मशवरा के बाद फाइनल हुआ। एडवर्ड लुटियन जो थे वो कंपैरेटिवली कम वेटरन थे और बेकर साहब को जिम्मेदारी मिली थी जब ब्रिटिश कॉलोनी अफ्रीका में थी, तो उनके पास बड़ा अनुभव था इन सब ऐसी इंपीरियल बिल्डिंग्स को, साम्राज्यवादी इमारतों को बनाने का। तो वो इसको ज़्यादातर उनकी इच्छा थी कि वो मोस्टली इसको वेस्टर्न जो आर्किटेक्चर मॉडल स्टाइल डिज़ाइन है उसी में इसको तैयार करें। लेकिन लुटियन साहब मानते थे कि नहीं, चूंकि ये बिल्डिंग हिंदुस्तान में बन रही है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो आर्कियोलॉजिकल जो आर्किटेक्चरल जो इसकी माइलेज है वो उसको भी इसमें कहीं ना कहीं इसको हमें समाहित करना, कॉपरेट करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से दोनों में अक्सर करके इस बात को लेकर बहस हुआ करती थी। अब एक सवाल ये आता है कि संसद भवन को रायसीना हिल्स में ही क्यों बनाया गया? तो दरअसल ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को नई दिल्ली के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। लुटियंस और उनके साथियों ने पाया कि दिल्ली के उत्तर में किंग्स वे कैंप का इलाका जो यमुना नदी के पास में है और इस वजह से उस इलाके में बाढ़ का खतरा अधिक था, जो आने वाले वक्त के लिए सही नहीं था। इसलिए रायसीना हिल्स को वायसराय हाउस बनाने के लिए चुना गया, क्योंकि वो दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में था और यहाँ पर खुली जमीन थी और ड्रेनेज सिस्टम की भी बढ़िया व्यवस्था थी। इसलिए संसद समेत सभी महत्वपूर्ण इमारतों के लिए रायसीना हिल्स को चुना गया। संसद भवन की वास्तुकला बेहद खास है। इसमें देश की सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों की छाप दिखती है। मध्य प्रदेश के मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के संसद का आर्किटेक्ट हूबहू मिलता जुलता है। ऐसा कहा जाता है कि एडविन लुटियंस ने इस मंदिर को आधार मानकर दिल्ली के संसद भवन का निर्माण कराया था। हालांकि इसकी चर्चा ना तो किताबों में कहीं है और ना ही संसद की वेबसाइट पर है, लेकिन अगर मंदिर को देखें और संसद भवन को देखें तो दोनों का आर्किटेक्ट एक समान ही नजर आता है। संसद भवन न केवल बाहर से इस मंदिर की तरह दिखता है, बल्कि अंदर से खंभों का ढांचा भी वैसा ही है जैसा इस मंदिर के खंभों का। इस बात को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं कि क्या जो हमारा संसद भवन का डिजाइन है वो ग्वालियर के पास में मितावली नामक एक जगह है जहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, कि क्या इसका डिजाइन वहां से लिया गया है। तो जो इनका प्रयास था एडविन लुटियंस का, वो इंडो सर्सेनिक स्टाइल को रिवाइव करने का नहीं था, परंतु उन्होंने इंडो सर्सेनिक स्टाइल में या उस वक्त भारत के जितने अच्छी बिल्डिंग्स हैं उनमें से कोई न कोई एलिमेंट कॉपी करने की या उससे प्रेरित होकर उसको बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इंडो सर्सेनिक स्टाइल को वापस स्थापित किया या रिवाइव किया। संसद भवन को जो अलग करता है वो उसका गोलाकार होना है। अक्सर ये चर्चा होती है कि आखिर संसद का भवन गोलाकार आकृति में ही क्यों है, क्यों ये किसी और एंगल में नहीं बना। तो आपको बता दें कि गोलाकार आकृति अशोक चक्र का प्रतीक है, साथ ही निरंतरता का प्रतिनिधित्व भी करती है। ये संरचना ये भी दर्शाता है कि सत्ता बनी रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। इस बात को कम ही लोग जानते होंगे कि आजादी से कुछ मिनटों पहले संसद भवन में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, जिसमें माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सेंगोल दिया था। इसे ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया था।
पंडित नेहरू ने अपने आवास पर लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधिनम से आए धार्मिक शिष्टमंडल से सेंगोल को स्वीकार किया था। अब वही सेंगोल नए संसद भवन की शान बढ़ाएगा। 14 अगस्त रात में 11:59 पे, उसको 12 बजे से 15 अगस्त हो जाता है। उस दिन नेहरू जी ने जो एक भाषण दिया वो विश्व के इतिहास की एक अनूठी घटना है। इस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, नियति से मिलन। और वो ये कहते हैं कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत एक आजाद मुल्क के तौर पे, एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस बात से भी कम ही लोग वाकिफ होंगे कि संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट चलता था। आजादी के बाद नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनने तक सेंट्रल हॉल से ही सुप्रीम कोर्ट चलता था। आपको ये भी बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी संसद भवन में ही है। इसका निर्माण साल 2002 में किया गया। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट राज रावल ने किया था। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष इस नए परिसर के करीब है। इस लाइब्रेरी में 15 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। वहीं भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कोलकाता में है। इसकी स्थापना 21 मार्च 1836 में की गई थी। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मौजूद हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नजर आते हैं। लोकसभा में हमें कारपेट से लेकर कुर्सियां तक हरे रंग में नजर आती हैं, वहीं राज्यसभा में हमें ये लाल रंग का दिखता है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि लोकसभा में नेता सीधे जनता से चुनकर भेजे जाते हैं। इसलिए इस सदन को जनता का प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसके साथ ही भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इसलिए लोकसभा को जमीन से जुड़े हुए प्रतीक के तौर पर मानते हुए इसे हरे रंग में रखा गया है। वहीं राज्यसभा को देश का उच्च सदन कहा जाता है। इस सदन में प्रतिनिधि सीधे तौर पर चुनकर नहीं, बल्कि राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। राज्यसभा को राजसी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लाल रंग राजसी का प्रतीक रहा है, इसलिए राज्यसभा को लाल रंग में हम देखते हैं। इसके अलावा देश आजादी और सेवा में जान गंवाने वाले वीर जवानों के बलिदान को भी लाल रंग का प्रतीक माना गया है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा का आकार घोड़े की नाल की तरह है। पुराने संसद भवन के ठीक पास में अब नया संसद भवन बन चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि इस पुरानी संसद भवन का क्या होगा। तो जो चर्चा है कि उसे बड़े संग्रहालय में बदला जा सकता है, ताकि आम लोग भी संसद और संसद भवन के इतिहास को साक्षात देख और जान सकें। तो इसको सरकार की योजना है और मैं उसको सही मानता हूं कि इसको एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में, एक म्यूजियम के रूप में इसको विकसित किया जाए। हालांकि संसद भवन की अपना एक म्यूजियम भी है, 2006 में ऐसा म्यूजियम बनकर तैयार भी हो गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आम जनता के लिए ये खोल जाना चाहिए, जिसकी वजह से आम आदमी ये समझ पाए कि भारत का संसद कब बना और क्या क्या गतिविधियां हुई। मैंने बहुत बताया आपको कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण इसी संसदीय भवन में हुआ था, पार्लियामेंट हाउस में हुआ था।